सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, शिकायत भी कर रहे होंगे कि सर काफ़ी लंबे टाइम से इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई और कहाँ गायब थे। पिछला कुछ टाइम काफ़ी बिजी भी रहे, थोड़ी तबीयत भी ऐसी चल रही थी। बाकी नाउ वी आर बैक। और अब ये वीडियो तभी रुकेगी जब ये बुक कंप्लीट हम आपको करा देंगे, उससे पहले वीडियो नहीं रुकेगी। साथ ही साथ में इस चैनल पे आपको हम कुछ और ऐसी चीज़ें कराने वाले हैं जो कि आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट लिया इंग्लिश का जो कि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती है चीज़ें, वैसे कॉन्सेप्ट्स जो बच्चों को परेशान करते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर बनाने का काम आपका इस चैनल पे किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाले समय में जो कंटेंट मिलने वाला है वो आपको अंदर से प्रभावित करने वाला है, आपको इंग्लिश के साथ में प्यार कराने वाला है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे प्योर क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और इस लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। रूल नंबर 27 है। रूल नंबर 26 में हमने आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का डिफरेंस समझाया था। जब भी हम बात लिटिल की करते हैं तो हमें साथ में ही बात फ्यू की भी कर लेनी चाहिए। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है और फ्यू आपका काउंटेबल नाउन के लिए आता है, प्लूरल नाउन के लिए। ठीक है, लिटिल के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो इस पर एक तो डिफरेंस ये आता है कि मतलब एक तरीके का क्वेश्चन कि लिटिल कहाँ पे आएगा और फ्यू कहाँ पे आएगा। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, जैसे कि आपका वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑनेस्टी हो गया, या कहें राइस हो गया, शुगर हो गया, जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे अनकाउंटेबल हैं। फ्यू आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ में आता है और प्लूरल सेंस में आता है, सिंगुलर में उसको यूज नहीं करते हम लोग, है ना। आगे जो अगला रूल है आपका वो इसी पे बेस्ड है। लिटिल के यूसेज हमने पिछले रूल में देखे थे, आज हम फ्यू के देखेंगे। जैसे लिटिल अपने आप में नेगेटिव था, सिमिलरली फ्यू भी अपने आप में कैसा होता है, नेगेटिव होता है भाई। जैसे लिटिल मतलब अ लिटिल अपने आप में पॉजिटिव था, तो अ फ्यू भी अपने आप में पॉजिटिव होता है। बस यही फर्क है कि वहां पे अनकाउंटेबल था और यहाँ पे आपका प्लूरल सेंस आता है। फ्यू का प्रयोग करते हैं हार्डली एनी, यानी कि जब बिल्कुल कम हो, ना के बराबर, यानी कि नेगेटिव सेंस देता है। अ फ्यू का प्रयोग करते हैं सम के सेंस में, यानी कुछ के सेंस में, यानी कि कुछ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तब हम यूज करते हैं किसका, अ फ्यू का। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस कन्वे करता है। इसके अलावा द फ्यू का जब हम यूज करते हैं तो ये बेसिकली सेंस देता है ऑल दैट आर अवेलेबल। अब दैट आर इसलिए लिखा है क्योंकि ऑल का मतलब यहाँ पे कोई प्लूरल के सेंस में आएगा, ना कि अनकाउंटेबल के। ठीक है सर, तो हम कह सकते हैं कि द फ्यू तब लगाते हैं जब कुछ डेफिनिट हो। जब चीजें जितना है वो सब कुछ, यानी कि जब डेफिनिट का सेंस आ जाता है तो आपका क्या लगा देते हैं, द फ्यू। डेफिनिट कैसे होता है, तो सामान्यतः या तो जिस नाउन के लिए आपको फ्यू या लिटिल लगाना है उस नाउन के पीछे या तो कोई रिलेटिव क्लॉज आ रखी होगी दैट रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में, या फिर कोई पार्टिसिपल आपका आ रखा होगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव आ रखा होगा, जो कि कहीं ना कहीं वही काम करता है जो कि एक रिलेटिव क्लॉज का होता है। ठीक है, जनरली द फ्यू या फिर द लिटिल हमें तब लगाना होता है जब उस नाउन का पोस्ट मॉडिफिकेशन हो रखा हो, यानी कि उस नाउन के बारे में एक पार्टिसिपल के माध्यम से या एक रिलेटिव क्लॉज के माध्यम से जानकारी दे रखी हो। इसके अलावा ओनली अ फ्यू होता है, जैसे ओनली अ लिटिल होता है, इसका वही मतलब होता है जो वेरी फ्यू का होता है, और ये भी अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, ना कि पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान देंगे अगर ओनली लिखेंगे तो ए लिखना मैंडेटरी होता है, और अगर वेरी लिखते हैं तो ए आपका नहीं आता है। ठीक है, चाहे वो फ्यू के साथ हो चाहे वो लिटिल के साथ हो। आ जाइए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने, फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग। इसका मतलब है ना के बराबर लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया। अब देखो फ्यू के साथ में आपका पीपल शब्द लगा रखा है, जो कि अपने आप में क्या है, एक प्लूरल नाउन है। पीपल अपने आप में प्लूरल नाउन है, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे वर्ब आ जाएगी अटेंडेड, यानी कि ना के बराबर लोगों ने अटेंड की। क्या चीज अटेंड की, तो अटेंड वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाएगा द मीटिंग। ये पास्ट का एक इवेंट है, कहना ये चाह रहा है कि मीटिंग में लगभग कोई नहीं था। सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हमें क्लैरिटी नहीं है कि हम पॉजिटिव सेंस चाहते हैं या नेगेटिव सेंस चाहते हैं, इन दीज केसेस बोथ द सेंसेस आर पॉसिबल। हम पॉजिटिव सेंस भी कन्वे करवा सकते हैं और हम नेगेटिव सेंस भी कन्वे करवा सकते हैं।
ठीक है, जहां पे हम बात कर रहे हो किसकी, जैसे हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि कुछ लोगों ने मीटिंग अटेंड की, यानी कि अगर इस सेंटेंस में फ्यू की जगह पे आ फ्यू दिया होता सो उसको भी हमें करेक्ट मान लेना चाहिए था, बिकॉज आ फ्यू कहें या फ्यू कहें दोनों के मीनिंग अलग होंगे, लेकिन सेंटेंस में दोनों सही है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी डिटेल्ड जानकारी नहीं दे रखी है कि जहां पे हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें पॉजिटिव सेंस की जरूरत है या हमें नेगेटिव सेंस की जरूरत है। तो अगर हमारे पास में कोई ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं हो जो कि ये कहे कि हमें पॉजिटिव की जरूरत है या नेगेटिव की जरूरत है, सो जो भी गिवन होगा, चाहे वो पॉजिटिव गिवन हो चाहे वो नेगेटिव गिवन हो, हमें उसी को करेक्ट मान लेना चाहिए। सो यहाँ पे फ्यू गिवन है वो आपका करेक्ट है, अगर यहाँ पे आ फ्यू गिवन होता तो वो भी आपका करेक्ट होता। हालांकि द फ्यू नहीं लगा सकते थे, द फ्यू अब तब लगाते जब पीपल के बारे में जानकारी हमने दे दी होती। ठीक है, सो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज आपकी वर्ब है, सी के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ जाती है आपकी हैज। सी हैज व्हाट, आइडिया है उसके पास में, कैसा आइडिया है, अच्छा आइडिया है, कितने हैं, आ फ्यू। आ फ्यू का मतलब क्या था, सम, और सम का इजीली मीनिंग आप कह सकते हैं कि एक से ज्यादा। एक से ज्यादा का सेंस है, वैसे भी मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताया है कि फ्यू के साथ में हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। सो फ्यू आए या फिर आ फ्यू आए या फिर द फ्यू आए, नाउन आपका प्लूरल रहेगा। पीपल यहाँ पे प्लूरल नाउन है, एकदम सही है। पीपल का सिंगुलर जो फॉर्म होता है दैट इज पर्सन, ठीक है, लेकिन आइडिया तो सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो इसको प्लूरल करना पड़ेगा, तो आइडियाज कर दिया। अच्छा, किस चीज के लिए आइडिया, फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए आइडिया, तो फॉर एक प्रेपोजिशन है जो कि पर्पस को बता रहा है, और क्या पर्पस था उनका, प्रोजेक्ट एक पर्पस है, तो फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है प्रोजेक्ट, एक डेफिनेट प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, इसलिए आर्टिकल द का हमने यूज करा है। समटाइम्स यू माइट वंडर कि सर हम कैसे डिसाइड कर पाए कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, हम आर्टिकल द लगा रहे हैं बट यहाँ पे इसके बारे में हमको तो पता ही नहीं है कि कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेट कैसे। देखो बेटा, कई बार क्या होता है कि सेंटेंसेस पहले से कुछ कॉन्टेक्स्ट लेके चलते हैं, जैसे कायदे से अगर हमने यहाँ पे सी लिखा है तो सामने वाले को पता है ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर सामने वाले को नहीं पता होता तो हम उस लड़की का नाम लिखते हैं ना, कायदे से बताइए। अगर जिस आदमी के को बताने की इंटेंशन से ये सेंटेंस लिखा गया है या जिस आदमी को बताने की इंटेंशन से ये सेंटेंस बोला गया है, उस आदमी को अल्टीमेटली कुछ तो पता है। अगर हमने सी लिखा है यानी कि उसको पता है कि हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसको ये पता है कि हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं, उसके पास आइडिया था, तो उस व्यक्ति को पक्का ये भी पता होगा कि किस चीज के लिए आइडिया की बात कर रहे हैं, तो वो आइडिया किसके लिए था, प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे ये बात इंप्लाइड है, ये बात हिडन है, ये बात अपने आप में ऑब्वियस है कि ये जो सेंटेंस है ये कहीं ना कहीं एक बीच का है, इसके पहले कोई कॉन्टेक्स्ट गिवन है, इसीलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है अपने आप में डेफिनेट मान लिया गया है। प्रोनाउन भी तो अपने आप में वही काम करते हैं जो एक डेफिनेट काम होता है। डेफिनेट है सी, यानी कि सी को पहली बार नहीं चर्चा कर रहे हैं, सी यानी कि इसको पहले से जानते हैं लोग, तभी तो हमने सी लिखा है, नहीं तो सी का मतलब तो कोई भी लड़की हो सकती है, तो सी अपने आप में फिक्स कैसे हो जाएगा, है ना। तो सी अगर लिख रहे हैं इसका मतलब है कि हमने किसी व्यक्ति की पहले वहां पे बात की हुई है, तो स्पीकर को उसके बारे में पता है, ठीक है। सो द प्रोजेक्ट भी इसीलिए सही है मेरे भाई, क्योंकि ये पहले से पूर्व जानकारी जो होती है उसके हिसाब से। सो नाउ लेट्स मूव टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। माई ब्रदर ब्रॉट जो है ब्रिंग वर्ब की एक सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका माई ब्रदर, इसके जस्ट बाद में अगर ब्रॉट लिख रखा है इसका मतलब है ये V2 है, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आप V3 का प्रयोग नहीं करते हैं, सो इट इज V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है सर। सो अ फ्यू राइस का मतलब क्या है मेरे भाई, अब देखो अ फ्यू अपने आप में कैसा नाउन है, मतलब कैसा डिटर्मिनर है जो कि प्लूरल के लिए आता है। राइस अपने आप में कैसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो अ फ्यू राइस लिखना तो गलत हो जाएगा। सो अनकाउंटेबल के लिए हम लिटिल का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे यू नीड टू राइट डाउन लिटिल। सो माई ब्रदर ब्रॉट अ लिटिल राइस वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट, मेरा भाई जब मार्केट से आ रहा था सो बेसिकली वो क्या लेके आ गया, कुछ चावल। अब यहाँ से एक बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझ लेंगे। माई ब्रदर सब्जेक्ट है, ब्रॉट आपकी वर्ब है, क्या लेके आया है, सो अ लिटिल राइस उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें से राइस आपका नाउन है और अ लिटिल आपका डिटर्मिनर है, बता रहा है कितना राइस। अ लिटिल का मतलब सम हो जाता है यहाँ पे। वाइल वैसे तो एक कंजंक्शन होता है, लेकिन वाइल और व्हेन कंजंक्शन होने के साथ साथ में दीज वर्ड्स कैन बी प्रेपोजिशंस, और बिकॉज दे कैन बी प्रेपोजिशंस तो इनके साथ में या तो हम क्या करते हैं पूरी क्लॉज लगा देते हैं, या फिर क्लॉज ना लगा के
इनके साथ में हम कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म लगा दिए। आईएनजी फॉर्म लगाइए, सो वी विल ट्रीट इट एज अ प्रेपोजिशन। अगर हमने यहीं पे लिख दिया होता व्हाइल ही केम फ्रॉम द मार्केट, तो हम यहाँ पे इसको कंजंक्शन मान के चलते, बट क्योंकि यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म कब आती है, जब यहाँ पे एक प्रेपोजिशन होता है। सो व्हाइल इज कंसीडर्ड एज अ प्रेपोजिशन हियर, ठीक है। सो फ्रॉम भी एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द मार्केट, ठीक है। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि मार्केट के साथ में जनरल सेंस में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, वो जानकारी इनकरेक्ट है। ऐसी किताबों को साइड कर दीजिए और ऑथेंटिक किताबें पढ़िए, ठीक है। आ जाइए अगला, इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CHSL का पूछा गया, एक बार इसको खुद से भी आंसर करेंगे और मैं भी बता देता हूं। बाकी आपको बीच में ही एक चीज और बता देता हूं मेरे भाई, पॉकेट रॉकेट जो आपकी किताब है, इस पे फ्लिपकार्ट पे अब तक का सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है, 101 रुपए में अभी चल रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसी साल के लिए है, यानी कि 1 जनवरी आते ही आपका ये रेट जो है वो 129 रुपए हो जाएगा, जो कि अभी 101 है। अगर रामबाण किताब आप लेना चाहते हैं तो रामबाण 211 रुपए की चल रही है, एंड लेट मी टेल यू, इस किताब की जो कॉस्ट है वो 211 रुपए से ज्यादा है, यानी कि जो इसकी कॉस्ट प्राइस है उससे भी ज्यादा इसकी ये किताब ओरिजिनली आपकी आ रही है, ठीक है। सो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि इस टाइम पे बढ़िया ऑफर है, अगर आपको किताब कोई लेनी है तो इस टाइम पे आप ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है सर। दीपक सैड, दीपक आपका सब्जेक्ट है, सैड आपकी वर्ब है। आगे नई क्लॉज शुरू हो जाती है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है जो कि हिडन है, ठीक है। से हो गया, सपोज हो गया, ठीक है, थिंक हो गया, ऐसी वर्ब्स के बाद में अक्सर करके हम दैट कंजंक्शन को ड्रॉप कर देते हैं, हिडन रखते हैं उसको। ही अगली क्लॉज का सब्जेक्ट है, वुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, पैक आपकी मेन वर्ब है। आगे ऑब्जेक्ट है थिंग्स, और कौन सी थिंग्स, तो थिंग्स प्लूरल है तो फ्यू लगा रखा है। आगे वो वाली थिंग्स ही हैड, वो वाली थिंग्स जो उसके पास में थी, तो डेफिनेट हो गया। अगर डेफिनेट हो गया, देखो ये रिलेटिव क्लॉज लगा रखी है जिसमें से दैट को ड्रॉप कर रखा है। अगेन यहाँ पे दैट लिख भी सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो ऐसे केस में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये बात मैं प्रोनाउन में बहुत अच्छे से बताता हूँ। जब भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो और क्लॉज आपकी डिफाइनिंग हो, तो ऐसे केस में रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप किया जा सकता है। यहाँ पे दैट जो है इस हेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो आगे दैट क्लॉज आ गई, अगर दैट क्लॉज आ गई है तो द फ्यू का यूज करते हैं, ना कि आ फ्यू का या फिर फ्यू का। सो द फ्यू थिंग्स हमें लिख देंगे। सो ही हैड आपका रिलेटिव क्लॉज आ गया। एंड आपकी वर्ब है, एंड वर्ब किसको कनेक्ट कर रहा है, पैक को। वैकेट और पैक दोनों वर्ब को कनेक्ट कर रहा है। वैकेट किसको करना है, इसको हॉस्टल रूम को, कब, द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले ही दिन। सो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला पार्ट, सॉरी बी वाला जो पार्ट है इसमें आपका एरर है, ठीक है। सो ये आपका रूल नंबर 27 था। अगला हम रूल नंबर 28 देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।